सो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि कुछ डेफिनेशंस, कुछ फैक्ट्स इस चैप्टर से जुड़े हुए। अगर हमने इन फैक्ट्स को, इन डेफिनेशंस को नहीं समझा तो चैप्टर समझने में हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हेरिडिटी इन एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर आपका है, इस चैप्टर में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, पर्टिकुलरली हेरिडिटी वाले पार्ट में। तो चैप्टर को आप देखो कि दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, हेरिडिटी वाला पार्ट है, एक इवोल्यूशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेरिडिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, ठीक है, तो जेनेटिक्स का मतलब होता है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टू वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं वो? हेरिडिटी और वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी वर्ड क्या है और वेरिएशन क्या है ये बताऊंगा। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यहां वर्ड क्या यूज किया सर ने? ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे। हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स की तरह दिखते हैं। हम ये भी बात बोलते हैं कि हमें जो जीन इनहेरिट हुई है, हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है। अल्टीमेटली ये इनहेरिटेंस है जो सदियों से पुश्तों में हमारी जीन और ट्रेट्स चलती आ रही हैं। जैसे कि कभी आपने बोलते हुए सुना होगा किसी को कि मेरे पापा मम्मी की हाइट अच्छी है तो मेरी हाइट भी अच्छी है, मेरी मदर या मेरी दादी बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की है तो मैं भी बहुत फेयर हूं, मेरे पेरेंट्स के कर्ली हेयर हैं तो मेरे भी कर्ली हेयर हैं। ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? कौन चीजें ये सब, इन सब चीजों का डिसीजन कैसे होता है? आंसर इज जीन। तो जीन क्या है? ये तो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। और ये भी आपको पता है कि डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। थोड़ा सा आपने क्लास 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा भी होगा न्यूक्लियस के बारे में, डीएनए के बारे में। क्लियर? मैं आगे थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में। अब हेरिडिटी वर्ड का मतलब हुआ कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स हैं वो? हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन एक कैरेक्टर है। कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन अगर एक कैरेक्टर है तो सर ट्रेट क्या है? ट्रेट है फेयर होना या डार्क स्किन होना, ये ट्रेट है। हाइट टॉल होना या ड्वार्फ होना, ये एक ट्रेट है, लेकिन कैरेक्टर क्या है? हाइट। क्लियर? तो उन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना और रिजेंबलेंसेस होना कहां से? पेरेंट्स से बच्चों में, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो तुम हेरिडिटी वर्ड का मतलब समझ गए, तुमने जेनेटिक्स वर्ड का मतलब समझ लिया। अब आता है वेरिएशन। क्लियर? तो जेनेटिक्स, एक चीज, एक पॉइंट और समझ लो यहां पर कि जेनेटिक्स जो टर्म है वो विलियम बेटसन ने दिया था। विलियम बेटसन ने 1906 में। कभी पूछा जाए ठीक है, नहीं पूछा जाए कोई बात नहीं। दिस इज द ओवरऑल टॉपिक आपका, जिसमें आपने हेरिडिटी और वेरिएशन देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक हमने जान लिया कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी क्या है, लेकिन अब आते हैं तीसरे टर्म पर जिसे हम कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पता होने चाहिए। वो क्या होते हैं? ध्यान से देखो। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में आएगा सबसे पहले आपका सेल। सेल तो सबको पता है, सेल क्या होती है? सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। एक सेल है, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपने पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल क्या सी हो सकती है? प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है और यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल होती है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बेसिकली बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोट्स में आपको पता है वहां पर ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या है? वेल डिफाइंड बाउंड्री भी होती है। तो अगर इस टाइप की यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये आपका न्यूक्लियस समझ लो, और ये आपकी समझ लीजिए पूरी सेल है ना। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से। दीज आर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कितने होते हैं ह्यूमंस में? ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, ह्यूमंस के अंदर ये 23 पेयर में होते हैं। मतलब कितने हो गए? 46। 23 पेयर का मतलब कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम। तो क्या ये सर हर सेल में होते हैं? आंसर है बिल्कुल, ये हमारी बॉडी की हर सेल में होते हैं, एक्सेप्ट, ध्यान रखना ये बात, एक्सेप्ट गैमेट्स। गैमेट सेल कौन सी होती है? गैमेट सेल सेक्स सेल्स होती है, मेल सेल या फीमेल सेल। तो मेल में सेक्स सेल्स कौन सी हैं? स्पर्म्स, और फीमेल्स में ओवम। मैं भी इसको आगे और बताऊंगा। बाकी फिलहाल आपने क्रोमोसोम देख लिया है। अब क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? तो क्रोमोसोम मिलकर बना है डीएनए प्लस प्रोटीन्स। तुम बोलोगे सर ये चैप्टर में कहां लिखा हुआ है? मैं बोलूंगा नहीं लिखा हुआ।
तो तुम बोलोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो? इसका आंसर है कि क्लास 9th में ये चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं और एनसीईआरटी ये मान के चलता है कि अब ये चीजें आपको आती होंगी। पर मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं कि क्लास 9 तुमने कितनी सीरियसली पढ़ी होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये चीज इतनी डिटेल में अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो मैं दोबारा से यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये चीजें ही नहीं पता होंगी तो आप क्या है हेरिडिटी चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्लियर? तो यहां पर जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल है, आप देख ही रहे हो, डबल स्ट्रैंडेड स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आपने जरूर फोटोग्राफ देखी होगी कहीं ना कहीं किसी बुक के कवर पेज पे या इंटरनेट पर। ये जनरली डीएनए की स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ हम सभी ने देखी हुई होती है। तो स्पाइरल शेप जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड, इसे हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लियर? अब जीन क्या है सर? फिर जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस हुआ? एक तो सर आपने डीएनए बता दिया, एक आपने क्रोमोसोम बता दिया। अब जीन क्या है? जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी और जेनेटिक मटेरियल। जीन हो गया सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये जो पूरा डीएनए है उसका छोटा सा सेगमेंट, ये छोटा सा सेगमेंट क्या है? जीन है। और ये जीन जो है ना फंक्शनल होती है। फंक्शनल का मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन्स बनाता है और यही वो प्रोटीन्स हैं जो हमारी ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने भी बताया फेयर कलर होना, बालों का कर्ली होना या टॉल हाइट होना। क्लियर? तो ये चीजें किसकी वजह से हैं? जीन की वजह से। और ये वो जीन ही हैं जो इनहेरिट हो रही हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो ये वो वाला पार्ट था जहां आपने हेरिडिटी को समझा। अब मैं कहता हूं इस जीन में गड़बड़ हो गई, किसी भी तरीके की गड़बड़ हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से गड़बड़ हो सकती है। जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है एक से दूसरी सेल में डिवाइड होने के लिए तब ये गड़बड़ हो सकती है। और जब भी ये गड़बड़ें होंगी तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जेनेटिक मेकअप चेंज करेगा, आपका डीएनए चेंज करेगा। जब भी डीएनए चेंज करेगा, जीन चेंज करेगी तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी तो चेंज करेगा और वो प्रोटीन चेंज करेगा तो फिर क्या आएगी? वेरिएशन। अब मान लेते हैं, मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो अब मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है? ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है? बहुत सारे बैक्टीरिया समझ लो, एक क्यों बहुत सारे बैक्टीरिया हैं ये। और ये सारे बैक्टीरिया कितने डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं? किसी मान लो किसी लेक के अंदर है, ये तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका एग्जांपल भी है। किसी लेक के अंदर है और उस लेक में ये बैक्टीरिया मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव करते हैं। सिंपल। अब अगर ये बैक्टीरिया 30 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करते हैं तो उनमें से एक ऐसा निकल के आया या दो ऐसे निकल के आए ये वाले कि इनके पास वो वेरिएशन आ गई, जीन में चेंजेस आ गए कि अब ये 45 डिग्री में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये 30 डिग्री से टेम्परेचर 35 डिग्री चला गया, लेट अस सपोज चला गया। तो उस केस में ये मर जाएंगे, ये भी मर जाएंगे, ये सब बैक्टीरिया मरने लगेंगे। क्यों मरने लगेंगे? क्योंकि इनके अंदर वो वेरिएशन ही नहीं है। और वो वेरिएशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये उसको सर्वाइवल एबिलिटी पे आ गया उनकी, ये मर रहे हैं क्योंकि ये जिंदा नहीं रह सकते जब टेम्परेचर बढ़ेगा। बट ये वाला देखो, ये दो बैक्टीरिया जो थे, इन दो बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी क्या आई कि ये तो बढ़िया से जिंदा है, हमें कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो क्या हुआ? हम तो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गया है? आ गया है वेरिएशन। मैंने इस अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाया वेरिएशन क्या होता है। इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बताऊं तो कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आप सबको पता है कोरोना के केस क्या चल रहे हैं। अल्टीमेटली देखो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वायरस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस उसके जेनेटिक मटेरियल में आ रहे हैं जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट अलग अलग तरीके का है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो अलग अलग वेरिएंट्स है इसका रीजन क्या है? वेरिएशन। समझ में आया? तो ये वेरिएशन जीन लेवल पर जब हो जाते हैं और उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, इस एग्जांपल में देखें तो उसकी एबिलिटी किसकी हो गई? सर्वाइवल की हो गई। मतलब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये अगर चेंज नहीं आता, इनके अंदर वेरिएशन नहीं आती तो इनके अंदर सर्वाइवल कैसे होता? तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है वो पॉजिटिव के लिए हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है कि वो टेम्परेचर सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है वही खो देते, तो ये भी एक वेरिएशन ही है। अगर वो नेगेटिव है तो धीरे धीरे वो स्पीसीज क्या होंगी? एलिमिनेट कर जाएंगी। एंड अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो नेचर है वो उसको क्या करेगा? आगे प्रमोट करेगा। समझ में आ गया? तो यहां से हमें समझ में आता है कि वेरिएशन के साथ एक चीज जो जुड़ गई है वो है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ठीक है? वेरिएशंस क्या करेंगे? सर्वाइवल ऑफ दी स्पीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ह्यूमंस के केस में भी हम सारे कितने 7 बिलियन हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और बढ़ ही रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सबके चेहरे अलग
है ना, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, बालों का टेक्सचर भी अलग अलग है, स्किन का टेक्सचर अलग है, अलग चेहरे हैं, अलग अलग जो है बिल्कुल उनकी डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? अल्टीमेटली आंसर इज वी आर इन द फेज ऑफ वेरिएशंस, जहां अलग अलग वेरिएशंस हम सबके अंदर दिखते हैं। ये वेरिएशंस अलग अलग स्पीसीज में भी दिखते हैं, हम आइडेंटिफाई कर या पाएं या नहीं कर पाएं, नेचर में तो होता ही है। इसके अलावा कुछ टर्म्स मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ, जैसे कि लाइक बैगेट्स लाइक। इसका क्या मतलब है? देखो, लाइक बैगेट्स लाइक का मतलब बहुत आसान है, जो जैसा है वो अपने जैसे को ही जन्म देगा। ह्यूमंस बेबीज को ही जन्म देंगे, है ना। ये लायन है, ये क्लब्स पैदा करेगा। ऑब्वियसली हॉर्स है तो वो ही होगा जो उसका प्रोजेनी चलेगा। आपको पता है कि ये सब चीजें ऐसे होती हैं कि जो जैसा है, कैट्स बिल्लियां बिल्लियों को ही जन्म देंगी, डॉग्स डॉग्स को जन्म देंगे। इसे हम कहते हैं लाइक बैगेट्स लाइक। जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनहेरिटेंस में, वो आगे सीधे सीधे इनहेरिट होंगे और जैसा पेरेंट्स दिखता है उसी तरीके का ऑफस्प्रिंग दिखेगा। इसे हम कहेंगे लाइक बैगेट्स लाइक। अब एक वर्ड होता है एलील। ये सब टर्म्स हैं, ये टर्म्स समझाई जा रही हैं इसलिए ताकि चैप्टर जब आगे शुरू हो तो गड़बड़ ना हो, ठीक है। एलील सुनो क्या होता है। एलील, अब जीन पता लग गया, जीन सर ने बता दिया, डीएनए का अपने सेगमेंट होता है, फंक्शनल होता है, प्रोटीन बनाता है। तो जीन के फॉर्म्स होंगे ना, जीन के क्या हो गए? फॉर्म्स हो गए। जीन एक कैरेक्टर को हैंडल कर रही है। लेट से हाइट एक कैरेक्टर है जिसको वो क्या कर रही है? टैकल कर रही है। अब हाइट के अंदर सर ने तो ट्रेट्स बताए थे ना, टॉलनेस या ड्वार्फनेस, ये तो ट्रेट्स हैं। तो मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगी। ये भी जीन के ही रिलेटेड में ट्रेट है, ये भी जीन से रिलेटेड ट्रेट है ड्वार्फ, लेकिन ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो गई। तो दीज ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज एलील। जीन कैरेक्टर कैरी करेगी हाइट का ही, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स। वो जीन हो सकता है ड्वार्फनेस को प्रमोट करती हो, वो जीन हो सकता है टॉलनेस को प्रमोट करती हो। हमारी ब्लड में भी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी या ए बी और ओ, इस तरीके के ब्लड ग्रुप्स भी जीन लेवल पर डिपेंड करते हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये तो डिसीजन उस पर्टिकुलर जीन का होगा, लेकिन जीन तो ब्लड ग्रुप के लिए ही रहेगी ना, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर। इसमें से 46 समझ लो ना, 23 पेयर कितने हुए? 46 पेयर बोल रहा हूं तो पेयर ऑफ शूज 2 हो गए ना, तो ऐसे 23 पेयर 46 में से 23 कहां से आए? फादर से आए। बचे हुए 23 कहां से आए? मदर से आए। कॉमन सेंस, ठीक है। तो फादर और मदर से आए हुए जो पर्टिकुलर जीन है वो करेंगे तो सिमिलर का काम ही। तो यहां पर अगर मदर से वो पर्टिकुलर जीन आता है हाइट के लिए, तो फादर से भी आएगा, तभी तो बेबी में जाकर के वो कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए यहां पर ये 2 क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं। ये क्या दिखाए हुए हैं हमने? 2 क्रोमोसोम दिखाए हैं। अब मान लो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम फादर से आता है, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम मदर से आता है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे यहां पर इस जगह पर जो जीन है वो किस लिए है? फ्लावर के कलर के लिए। तो ये एग्जाम्पल प्लांट्स का है। प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स होते हैं 2 और उनका कॉम्बिनेशन से प्रोजेनी आगे सीड बनता है। तो ये प्लांट्स के केस में अगर एग्जांपल देखें तो ये कौन से एलील है? किस चीज के लिए? फ्लावर के कलर के लिए। हो सकता है इस वाले क्रोमोसोम पे जो फ्लावर कलर है वो पर्पल हो सकता है इस क्रोमोसोम में जो फ्लावर कलर है वो व्हाइट हो। ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हो सकता है वो जीन पर्टिकुलरली टॉलनेस के लिए हो, या वो जीन पर्टिकुलरली किस लिए हो? ड्वार्फनेस के लिए हो। लेकिन ये क्या हो गई? और ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ दी जीन को हम क्या बोल देते हैं? एलील। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। चलो आगे देखें। आगे अगर हम देखें तो वेरिएशंस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएशन की डेफिनेशन क्या हुई आपकी? दैट इज डिफरेंसेस जो हैं ट्रेड्स में, जो स्पीसीज में दिख रहे हैं, इंडिविजुअल्स में दिख रहे हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज, उसमें हमें वो डिफरेंसेस दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स में भी वो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, सेम पेरेंट के ही, चाहे वो बेबी क्यों ना हो, तब हम उसे बोलते हैं वेरिएशंस। तो इसको इंग्लिश में अगर हम सीधे सीधे पढ़ लें तो डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स शोन बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज एंड ऑल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग्स और सिबलिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, उसे हम बोलेंगे वेरिएशन। वो आपके पेरेंट हो सकता है सेम हो, पर आपकी बहन, आपके ब्रदर आपसे थोड़े अलग दिख रहे हैं, आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज दिख जाती हैं जब हम बोलते हैं ये तो एक ही परिवार के दिख रहे हैं लोग। इसका मतलब दे हैव कॉमन जीन पूल, इनका जीन पूल जो है वो सिमिलर काइंड है, इनके अंदर मैक्सिमम ऑफ द ट्रेट्स इनहेरिट हुई हैं इनके एंसेस्टर्स से, बट स्टिल दे आर शोइंग सम वेरिएशन। डन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन। ये एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं एग्जांपल लूं किसी बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया क्या काम करेगा, वो अपने डीएनए को कॉपी करेगा, डीएनए की कॉपी बनाएगा, और वो जो कॉपी बनाएगा उससे सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, डिवाइड होंगी, सिंपल सी बात है। अगर वो डीएनए कॉपिंग हो रही है तो उस कॉपी होने में वो क्या होगा, कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल लिया था कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया हीट से रेजिस्टेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वेरिएशंस इतनी ज्यादा नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी इतनी ज्यादा? क्योंकि वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। लेकिन वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने अभी बताया देयर इज अ फादर, देयर इज मदर। प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑब्वियसली देयर आर टू पेरेंट्स, पॉलन ग्रेन्स और फीमेल का जो स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये कंपोनेंट्स आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा यहां पर, बट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। तो ये फादर और मदर से आए हुए जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम किसके बने? डीएनए के मिलकर बने, डीएनए के ही तो क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे 23 और फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए तो कॉपी हो ही रहा है, लेकिन डीएनए के नए कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं। ये नए जो कॉम्बिनेशंस हैं इसकी वजह से क्या आ रहा है? वेरिएशंस आ रही है। ऑब्वियसली बात है, नए नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो वेरिएशंस आ रही हैं। ये वेरिएशंस बहुत डिस्टिंक्टली दिख रही हैं। बैक्टीरिया आपको हो सकता है सारे एक जैसे दिखे, लेकिन हार्डली कोई डीएनए कॉपिंग में 99% तो डीएनए कॉपी सेम होगी, 1% हो सकता है बदल जाए, लेकिन इस केस में यहां पर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसलिए वो वेरिएशंस और भी ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूमुलेशन। क्योंकि यहां पर जो बेबी आया, जाइगोट बना, उसके अंदर पेरेंट्स के जो ट्रेट्स थे वो क्या हुए? एक्यूमुलेट हुए। लेकिन जब ये आगे ग्रो करेगा तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस आएंगे, और वो वेरिएशंस फिर इसकी प्रोजेनी में क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, जो वेरिएशंस हैं उनका, और आगे भी नए वेरिएशंस इनहेरिट हो रहे हैं। इस चीज को एनसीईआरटी ने इसी तरह से दिखाया है कि प्रोजेनी नंबर 1 है, देन फादर मदर पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स से F1 जनरेशन प्रोजेनी नंबर 1 है, एंड देन उसका भी क्या होता है? वो क्रॉसिंग होती है, तो अल्टीमेटली दे बिकम पेरेंट्स एंड देन द प्रोजेनी, दैट इज प्रोजेनी नंबर F2 जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन आ गई। तो इस तरह से जनरेशन तो बढ़ती जाएंगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि वेरिएशंस भी एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आया? अब मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं यहां पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, या उसका मूल कारण क्या है। सबसे पहला कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन द जीन। ठीक है, कोई भी जीन जो बेस मटेरियल है, वहां जो बेस पेयर्स हैं जीन के जेनेटिक लेवल पर, उसमें चेंजेस हो जाए, वहां पर कुछ ऑल्टरेशंस आ जाए, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये बिल्कुल रैंडमली होता है, बिल्कुल रैंडमली होता है। और इन म्यूटेशंस की वजह से अगर किसी एक सेल के अंदर इस तरीके की मल्टीपल म्यूटेशंस हो जाती हैं तो वो सेल कहीं ना कहीं कैंसरस भी बन सकती है। कैंसरस, तो हम कभी कभी सुनते हैं ना कि दैट मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स, और वो कैंसर स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, स्टमक, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर, अलग अलग तरीके के कैंसर्स हैं। क्योंकि जहां जिस जगह जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में जिस तरीके की सेल में इतने म्यूटेशंस हो गए कि वो अनकंट्रोल्ड मैनर पर डिवीजन करे, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई म्यूटेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। ये म्यूटेशन जरूरी नहीं है हमेशा कैंसर ही कॉज करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया, लेकिन ये म्यूटेशन जरूर कहीं ना कहीं वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं। और ये कोरोना के केस में मैंने भी एग्जांपल भी बताया कि ये वायरस में भी कितने म्यूटेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रेन्स हमें मिल रहे हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। देन दूसरा, चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपको पता है सेग्रीगेट करते हैं, दे आर सेग्रीगेटिंग। क्योंकि क्या हुआ, आपको ऑलरेडी बताया कि एक सेल के अंदर तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, 23 पेयर, दैट मींस 46। लेकिन गैमेट सेल जो होती है उसके अंदर तो 23 ही है ना, तो वो क्रोमोसोम हाफ हो गए ना, 23 पेयर के से हाफ होंगे, और हाफ के बाद वो फ्यूज करेंगे दूसरे तरीके के जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करेगा। तो ये जो सेग्रीगेशन हुआ, जहां 46 से नंबर 23 हुआ, ये चांस है। कौन सा पर्टिकुलर क्रोमोसोम आएगा वो हम नहीं कह सकते, वो रैंडम है। देन क्रॉसिंग ओवर, ये आपने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, ये हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस तो आपको पता होगा, लेकिन मियोसिस का भी जो फर्दर आपको डिटेल्ड वर्जन है वो क्लास 11th में होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस पेयर, ये जो होमोलोगस पेयर होता है ये आपस में क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज करते हैं मटेरियल।
ठीक है, इतना काफी है जानने के लिए। अभी इसकी डिटेलिंग में आगे हमें और नहीं जाना है। ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसकी वजह से भी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में आपस में एक्सचेंज होता है। ये होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस आपको पता है, मियोसिस प्रोसेस से गैमेट सेल्स बनाए जाते हैं। तो मियोसिस प्रोसेस की जो खास बात है वो है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो 23 पेयर से ह्यूमन के केस में 46 से 23 हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो डिवीजन होता है सेल का उसे हम कहते हैं मियोसिस। सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, चलो इसको फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया आपका कमिंग टुगेदर ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो भी चांस है फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि फादर और मदर के क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट जो बना है वो अगेन चांस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम से बना है। सर इतना कुछ पढ़ा रहे हो, क्या ये काम का है? बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्या लिख के आना है, ये मैं पढ़ा दूंगा, अभी आगे बताऊंगा भी। लेकिन इस तरीके की चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं और फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं सर इसका आंसर कैसे करूं, ये तो बुक में लिखा भी नहीं है। ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो, चैप्टर के एसेंस को समझो कि किस तरह से आपको वो चैप्टर बुक ने लिखा है, कि किस तरीके से आपको वो समझ में भी आना चाहिए। कभी यहां पे पूछा जाता है कि वेरिएशंस क्या होते हैं और कैसे कॉज होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन ज्यादा हमें क्यों दिखते हैं। दीज आर द आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स।